गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या वाद विषय बनने के बाद काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है। काउंटर क्लेम, जिसको प्रति दावा भी कहते हैं, जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 ख में परिभाषित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दीवानी दावों में लागू होती है। इसमें कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। उन्हीं में से आदेश 8 नियम 6 का है। इसको वाद विषय बनने के बाद क्या पेश किया जा सकता है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसको पेश करने का जो नियम है वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ इसको पेश किया जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? जिसको लिखित कथन या वादोत्तर भी कहते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि वादी ने अदालत में कोई दावा पेश किया, फॉर एग्जाम्पल आप उसको ले लें, स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद वादी ने पेश किया, तो जैसे ही समन की तामील प्रतिवादी के पास पहुंचती है, वहीं से इसकी लिमिटेशन चालू हो जाती है लिखित कथन पेश करने की। आदेश 8 नियम 1 में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में इसको परिभाषित किया गया है। लिखित कथन पेश करने की मियाद 30 दिन की बताई गई है। यदि प्रतिवादी किसी कारणवश 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो न्यायालय आदेश पत्रिका में जो भी उल्लेखित करे उसके आधार पर अधिकतम 90 दिन के अंदर उसको लिखित कथन पेश करना होता है। जैसे ही प्रतिवादी लिखित कथन पेश करता है, उसी के साथ वो काउंटर क्लेम भी पेश कर सकता है। काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम को आदेश 8 नियम 6 का में परिभाषित किया गया है कि यदि वादी कोई वाद प्रस्तुत करता है, तो प्रतिवादी को भी अधिकार है कि वो उसमें उसके काउंटर क्लेम को पेश करे। यह भी एक स्वतंत्र दावा होता है। यदि किसी कारणवश वादी का वाद पत्र निरस्त भी कर दिया जाता है, तो काउंटर क्लेम चालू रहता है और इसमें अंतिम निर्णय न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो इसको पेश करने का नियम है वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही है कि 30 दिन के अंदर जो प्रतिवादी रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है, दावे का जो वादोत्तर पेश करता है, उसी के साथ उसको काउंटर क्लेम पेश करना आवश्यक होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश वो काउंटर क्लेम वादोत्तर के साथ पेश नहीं कर पाया और प्रकरण अगली स्टेज पर बढ़ गया, और अगली स्टेज पर बढ़ने के बाद जो है कि उसमें वाद विषय भी बना दिए गए न्यायालय के द्वारा। वाद विषय बनाने के बाद यदि वो काउंटर क्लेम पेश करना चाहता है, तो क्या पेश कर सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल वो इस स्थिति पे काउंटर क्लेम पेश कर सकता है। इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय, जो इसी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है 2019 का, अशोक कुमार कार्ला विरुद्ध विंग सीटीआर सुरेंद्र अग्निहोत्री एंड अदर्स। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया गया है कि वाद विषय बनने के बाद भी काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है। इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मैं आपको आगे वीडियो में पढ़कर बताऊंगा। मेरी ई बुक के अंदर जो मैंने तैयार की है, उसमें इस जजमेंट का भी मैंने उल्लेख किया है। सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि हम उसको बाद में पेश करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहली अड़चन और मुश्किल यही आती है कि इसको तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट के साथ पेश कर देना चाहिए था, या वाद विषय बनने के पहला पेश कर देना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष एक बड़ी नजीर का कार्य करता है। यदि आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत हो जाती है कि आप किसी कारणवश लिखित कथन के साथ काउंटर क्लेम पेश नहीं कर पाए, तो आप उसको वाद विषय बनने के बाद भी साक्ष्य शुरू होने से पहले पहले पेश कर सकते हैं। इसके संबंध में आगे जो चर्चा की जाएगी वीडियो में, उसके लिए मैंने एक ई बुक आपके लिए तैयार की है। उस ई बुक में मैंने काफी डिटेल से काउंटर क्लेम को समझाया है और उसी में ये जजमेंट भी मेरे द्वारा लिखा गया है। आइए मैं आगे की जानकारी सर आपको उस ई बुक में से देता हूं, जो कि मैंने अमेजोन की साइट पर अपलोड कर दी है, और उसी की लिंक कॉपी पेस्ट करके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा, और उसमें ई बुक लिखी दिखाई देगी आपको, ई बुक, और उसके आगे आसमानी रंग का वो उसका जो लिंक है वो आपको दिखाई देगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वहां से अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे,
वहां पे इसकी कीमत मेरे द्वारा 99 रुपीज रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो वहां से आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। तकरीबन 120 पन्ने की ई बुक है, जिसमें काउंटर क्लेम को बड़ी डिटेल से मेरे द्वारा समझाया गया है, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, आदेश 8 की पूरी व्याख्या के साथ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ मैंने उसमें बड़ी विस्तृत व्याख्या की है इस ई बुक में। क्योंकि कानून एक समंदर है और उस समंदर में से सर मैं मोती छांट के लाता हूं आपके लिए, एक विशिष्ट टॉपिक पे डिटेल के साथ, उदाहरणों के साथ किसी चीज को लिखना, और वो चीज अगर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए तो हमारे दिल और दिमाग में पैदा होने वाले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन से दूर हो जाते हैं। बुक तो सर हम सभी के पास उपलब्ध है, लेकिन उस बुक में से पढ़ने के बाद मैंने उसको बड़े बड़े ही सरल और आसान तरीके से ई बुक में मैंने रिटर्न रूप में समझाया है। जो जानकारी मैं आपको ई बुक में देता हूँ वो वही जानकारी मैं आपको वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ई बुक है सर, आप जब इसको आप अमेजोन पे देखेंगे तो वहां पे अमेजोन विज्ञापन के बतौर सिर्फ 2 पेज आपको दिखाएगा, पूरी ई बुक नहीं दिखाएगा। मैं आपको मेरे वीडियो में पूरी ई बुक से भी परिचय करा दूंगा आगे वीडियो में, और उस साइटेशन को भी सर मैं आपको बता देता हूँ। तो आज का जो हमारा सर मुख्य टाइटल है, क्या वाद विषय बनने के बाद काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है? क्या इश्यू फ्रेम होने के बाद काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है। तो आइए सर, मैं आपको उस निर्णय के बारे में आगे की जानकारी ई बुक में से देता हूं। आइए सर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, माननीय न्यायाधीश महोदय आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें श्री जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस मोहन एन श्रीधरम और जस्टिस अजय, और आगे कुछ उसमें दब गया है सर। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हैं जिन्होंने ये जजमेंट पारित किया है। और इस जजमेंट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया है कि वाद विषय बनने के बाद भी काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है। मैं इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी जो इसमें लिखी गई है वो पढ़ के बताता हूं, जो लाल अक्षरों में आपको ई बुक के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही है। 3 जजों की पीठ ने कहा कि सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6A लिखित बयान दर्ज होने के बाद प्रति दावा दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगाता। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश 8 नियम 6 का सीपीसी की व्याख्या करते हुए बताया है कि यह आदेश लिखित कथन पेश करने के बाद भी काउंटर क्लेम को पेश करने पे कोई रोक नहीं लगाता है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट तौर से बता दिया गया है। आगे उन्होंने इसमें टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर मुकदमे के मुद्दों को तैयार होने तक लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल करने की अनुमति दे सकती है। काफी अच्छी टिप्पणी इसमें सर लिखी हुई है। एक बार फिर मैं आपको इसमें बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर मुकदमे के मुद्दों को तैयार होने तक निश्चित लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल करने की अनुमति दे सकती है। इसी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आगे जो बताया गया है, मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा हूं और ये बता देता हूं सर। इसमें आपने सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 6A क्या है, इसके बारे में भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें टिप्पणी की है, आदेश में उल्लेखित किया है। और इसी में सर मैं आपको वो जो लास्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है मुख्य बिंदु, मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूं। क्योंकि सर वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी शॉर्ट तरीके से आपको प्रदान कर रहा हूं। सर आप पढ़ें। अब मैं आपको पढ़ के सर जो बता रहा हूं, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसमें ही वो सभी बातें लिखी हुई हैं जिसमें बताया गया है कि वाद विषय बनने के बाद भी लिखित बयान के, अगर आप साथ में काउंटर क्लेम पेश नहीं भी कर पाए तो भी वाद विषय बनने के बाद काउंटर क्लेम आप पेश कर सकते हैं। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया गया है, असाधारण परिस्थितियों में कार्यवाही की बहुल्यता और प्रभावी पुनः परीक्षण की स्थिति को रोकने के लिए, मतलब जो केस अलग अलग अगर केस लगेंगे, यदि इस प्रकार की सिचुएशन है कि वो उसी मुद्दे से रिलेटेड है और बिल्कुल उसी वाद विषय से संबंधित है जो वादी ने पेश किया है, और यदि उसको अनुमति नहीं दी गई और उसने कोई स्वतंत्र दावा अगर पेश कर दिया तो वादों की बाहुल्यता बढ़ेगी। तो वादों की बाहुल्यता को बढ़ने से रोकने के लिए ये इसमें उन्होंने विशेष तौर से इसमें उल्लेखित किया है कि वादों की बहुल्यता और प्रभावी पुनः परीक्षण की स्थिति को रोकने के लिए कोर्ट मुद्दों के निर्धारण के बाद भी, मुद्दों के निर्धारण से मतलब है सर वाद विषय, फैक्ट ऑफ इशू, या आप इशू फ्रेम होने के बाद, ये भी कह सकते हैं इसको, इसके बाद भी
मुद्दों के निर्धारण के बाद भी जब तक कि साक्ष्य दर्ज करना शुरू नहीं किया गया है, सर आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जब तक साक्ष्य दर्ज करना प्रारंभ नहीं किया गया है, मतलब वाद विषय आपके बन चुके हैं और प्रकरण एविडेंस की स्टेज पर आ चुका है, लेकिन एविडेंस प्रारंभ नहीं हुए हैं। ये सर बिल्कुल गौर करने वाली बात है। इस स्टेज तक भी आप काउंटर क्लेम को पेश कर सकते हैं। मैं आगे इसमें पढ़ के बताता हूं, उन्हीं वर्ड टू वर्ड में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। मुद्दों के निर्धारण के बाद भी जब तक कि साक्ष्य दर्ज करना शुरू नहीं किया गया है, प्रतिवाद स्वीकार कर सकती है। इसका कारण यह है कि मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने के बीच हस्तक्षेप की अवधि के दौरान कानूनी कार्रवाई में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं होती है। यदि इस अवधि के दौरान एक जवाबी दावा लाया जाता है, तो यदि आवश्यक हो किसी पक्ष के अधिकारों के गंभीरता के साथ पक्षपात किए बिना उसके मुताबिक साक्ष्य दर्ज करते हुए कोर्ट द्वारा एक नया मुद्दा तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल जबरदस्त जजमेंट है सर, एक जबरदस्त डिसीजन है ये, और इससे काफी सहायता प्रदान हुई है, काफी राहत मिली है प्रतिवादी को कि वो किसी कारणवश अगर पेश नहीं कर पाया तो एविडेंस शुरू होने के पहले भी वो पेश कर सकता है। और उसका जो रीजन उन्होंने बताया है कि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले और मुद्दों के निर्धारण के बीच में कोई विशेष, इस अवधि के बीच में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वाद विषय बन गए और एविडेंस की रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई, मतलब चालू नहीं हुई है, तो इसके बीच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इस अवधि के दौरान एक जवाबी दावा लाया जाता है, तो यदि आवश्यक हो किसी पक्ष के अधिकारों के गंभीरता के साथ पक्षपात किए बिना उसके मुताबिक साक्ष्य दर्ज करते हुए कोर्ट द्वारा नया मुद्दा तैयार किया जा सकता है। तो सर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, और ये जो फैसला दिया गया है इसके बारे में भी सर मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इसका जो प्रकरण है और कब दिया गया है इसके बारे में, ये पूरा ई बुक के अंतर्गत मेरा लिखा हुआ है। मैं आपको स्क्रॉल करके सर वहां पे ले जाता हूं। जो ई बुक में है, आप ये देख रहे हैं ई बुक है, ये वही ई बुक है जो मैंने अमेजोन पे सर अपलोड की है। ये इसमें सर डिसीजन दिया गया है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेशन जुरिडिक्शन SLPC नंबर 23599 ऑफ 18 अशोक कुमार कालरा विंग CDR सुरेंद्र अग्निहोत्री एंड अदर्स। इसमें ऑन 19 नवंबर 2019 इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया गया है कि वाद विषय बनने के बाद भी काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है साक्ष्य शुरू होने से पहले पहले। तो ये सर एक महत्वपूर्ण जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है। और इसी में सर मैं अंत में कुछ उदाहरणों के साथ भी मैंने इसको समझाया है आसान तरीके से। मैं उन उदाहरणों को भी आपको बताता हूं पढ़ के और उनको आसान शब्दों में समझाता हूं ताकि आपको पूरी स्थिति और आसानी के साथ समझ में आ जाए। ये ई बुक ही है सर जिसको मैं स्क्रॉल करके लास्ट में लेके आ रहा हूं। अब मैं, आप देख रहे हैं यही ई बुक आपको अमेजोन पे भी मिलेगी जो मैंने अपलोड पहले कर दी है। और ये सर जो मैं आपको बता रहा हूं अब ये हमारा सर आ चुका है, हम इस जगह पे आ चुके हैं। एक जानकारी और सर मैं आपको दे देता हूं कि ये जो ई बुक तैयार मैंने की है इसमें लगभग सभी बातों का उल्लेख मैंने किया है। कुछ वीडियो के नीचे मैंने उस ई बुक को अपलोड किया है, वो लगभग सेम ही ई बुक है, लेकिन इस वीडियो के नीचे ये जो मैं ई बुक अपलोड कर रहा हूँ इसमें वो सभी बातें तो हैं ही जो पिछली ई बुक में थी, लेकिन साथ में मैंने ये विषय और ऐड कर दिया है इसमें कि वाद विषय के बाद काउंटर क्लेम क्या यह संभव है। ये वाला टॉपिक मैंने और ऐड कर दिया है। जो पिछली वाली जो आपको मैंने है वो उसमें उस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इसमें सर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, जो मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ जो तैयार किया है, तो सीधे सर मैं आपको पहले एग्जांपल पर लेके चलता हूँ। उदाहरण नंबर 1, रमेश ने सुरेश के खिलाफ संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया। सुरेश ने लिखित बयान में कहा कि वह संपत्ति का कानूनी मालिक है। रमेश ने सुरेश के खिलाफ दावा किया। सुरेश ने लिखित बयान में कहा कि संपत्ति का कानूनी मालिक है वो। वाद के दौरान सुरेश को पता चलता है कि रमेश ने उसे संपत्ति के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराए हैं।
मतलब वाद चल ही रहा है और उसके दौरान ही सुरेश को पता लगता है कि रमेश कौन है, जिसने दावा लगाया अदालत में सुरेश के खिलाफ। सुरेश इसमें प्रतिवादी है और रमेश वादी है। और वाद चलने के दौरान ही जो प्रतिवादी सुरेश है उसको पता लगता है कि वादी रमेश ने फर्जी दस्तावेज उसने तैयार किए हैं। इस नई जानकारी के आधार पर सुरेश, जो कि प्रतिवादी है, ने न्यायालय से अनुमति लेकर काउंटर क्लेम दायर किया, जिसमें उसने फर्जी दस्तावेज को रद्द करने की मांग की। यह वाद विचारण के दौरान का सर उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मैंने आपको बताया कि एविडेंस शुरू होने के पहले, वाद विषय बनने के बाद और एविडेंस शुरू होने के पहले पहले भी आप काउंटर क्लेम पेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण सर मैं आपको बताता हूं कि अजय ने विजय के खिलाफ बकाया राशि का दावा किया। अजय वादी है, विजय प्रतिवादी है। विजय ने लिखित बयान में बकाया राशि को नकारा। प्रतिवादी विजय ने यह कहा कि उसने उस दावे को उसको डिनाई किया वादी के। वाद के दौरान विजय को यह जानकारी मिली कि अजय ने गलत तरीके से विजय की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मतलब उसने तो जो है कि बकाया राशि का दावा लगाया प्रतिवादी को, और प्रतिवादी को पता लगा कि उसकी संपत्ति पे भी कब्जा कर लिया। तो विजय ने काउंटर क्लेम दायर कर संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने का दावा किया। तो ये सारे दो उदाहरण है, आसान से उदाहरण थे जो काउंटर क्लेम से रिलेटेड है। और काउंटर क्लेम की जो डेफिनेशन बताई गई है आदेश 8 नियम 6 का में, उसमें बताया गया है कि सीपीसी के तहत काउंटर क्लेम एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो प्रतिवादी को यह अधिकार देता है कि वह वादी के दावे के जवाब में अपना काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर सके। यह प्रतिवादी को अधिकार देता है आदेश 8 नियम 6 का। लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या वाद विषय बनने के बाद काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है सर कि क्या वाद विषय बनने के बाद काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है। यस, बिल्कुल सर, पेश किया जा सकता है, जो कि मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ आपको अभी आगे बताया है, जो 2018 का था और 19 में उसमें डिसीजन दिया गया था। उस फैसले को अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको वहां पे भी वो मिल सकता है, और मेरी ई बुक के अंदर भी वो प्रिंटेड है, मैंने वहीं से उठा के लिखा है कि यदि आप इस टाइटल को गूगल पे भी डालेंगे तो आपको वहां पे भी ये आपको हिंदी अंग्रेजी में ये साइटेशन आपको मिल जाएगी। अक्सर कोर्ट में नए अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चाहे नए अधिवक्ता हो या कानून के विद्यार्थी हो या सिविल जज की तैयारी कर रहे अदर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि इस विषय की जानकारी के अभाव में कई बार हम दावा तो तैयार करके रख लेते हैं। जो मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको तो इस बात की जानकारी है ही, और लगभग अधिकतर एडवोकेट्स को भी जानकारी है। सभी एडवोकेट्स बुद्धिजीवी होते हैं ऐसा नहीं है, सभी एडवोकेट्स को जानकारी है, लेकिन फिर भी कानून इतना विस्तृत है सर, इतनी डिटेल्स हैं कि हर व्यक्ति को हर चीज की जानकारी नहीं हो पाती है। तो मेरे वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि कानून की जानकारी सभी व्यक्तियों को हो, सभी आम व्यक्तियों को भी हो, और सभी जो नए अधिवक्ता हैं खास तौर से, उनके सामने काफी परिस्थितियां विकट बन जाती हैं जब उनके सामने ये सिचुएशन आती है। कई बार तो नए अधिवक्ता हैं जो दीवानी दावों की प्रैक्टिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको दावा लिखने में, काउंटर क्लेम लिखने में काफी परेशानी महसूस होती है, क्योंकि जो काउंटर क्लेम लिखा जाता है तो उसमें भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको उसमें वाद का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और उसकी न्याय शुल्क भी अदा करना पड़ेगी। आपको लिमिटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद में दिए गए हैं 58, 57 और आगे भी बताए गए हैं, उन सबका पालन करना पड़ेगा। आपको उसके साथ पंजीकृत पता पेश करना पड़ेगा, जो कि आदेश 8 नियम 6 के उपनियम 11 और 12 में बताया गया है। क्योंकि यदि आप पंजीकृत पता पेश नहीं करते हैं काउंटर क्लेम के साथ, तो आपका काउंटर क्लेम में आपका डिफेंस का अधिकार भी न्यायालय समाप्त कर सकता है। और यदि न्यायालय के द्वारा इसी आधार पर आपका डिफेंस का आधार समाप्त कर दिया गया, तो आप यदि उसको समय रहते अदालत से निवेदन करके समाप्त नहीं करवाते हैं और पुनः रिकॉर्ड पे नहीं आते हैं, तो आपके विरुद्ध फैसला हो जाएगा सर। ये माना जाएगा कि आपने कोई प्रतिरक्षा ही नहीं की। और यदि आप पंजीकृत पता पेश नहीं भी कर पाए और इस कारण आपकी प्रतिरक्षा कार्ड भी दी गई, तो भी आप न्यायालय से उचित कारण बताकर निवेदन कर सकते हैं। तो न्यायालय उसमें आपको दोबारा रिकॉर्ड पर लेकर वापस ये मानेगा कि आपको प्रतिरक्षा का अवसर दिया गया है। तो ये पंजीकृत पता भी पेश किया जाता है, दस्तावेज सूची अनुसार पेश किए जाते हैं, वकालतनामा पेश किया जाता है,
और जो तामील के लिए जो दस्तावेज प्रतिवादी जो दिए जाएंगे वादी और जिन जिन को आपने पक्षकार बनाया उनकी सूची पूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके अदालत में पेश की जाती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे जो न्यू फ्रेश एडवोकेट्स हैं, जो बिल्कुल एलएलबी पास करके कोर्ट में आए ही हैं, जस्ट उन्होंने एंट्री की है और वकालत की दुनिया से वो परिचित होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है ऑल इंडिया के एडवोकेट्स के लिए कि वाद विषय बनने के बाद भी क्या काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सर, पेश किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जिसको मैंने मेरे ई बुक के अंदर भी उल्लेखित किया है, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताया था। तो इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको काउंटर क्लेम पेश करने में आसानी होगी। और फैसला तो माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद, लेकिन हमें यदि प्रोसीजर का और कुछ बेसिक लॉ का अगर ज्ञान हो जाता है तो हमें केस लड़ने में आसानी हो जाती है। क्योंकि कई बार हमें कानून के जानकारी के अभाव में हमारे कदम रुक जाते हैं। हम आगे बढ़ते कदम को, हमारे जो कदम आगे बढ़ते हैं वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है और एकदम से हमारे सामने नई परिस्थिति बन जाती है, तो फिर हमको पूछना जाना पड़ता है सीनियर एडवोकेट्स के पास या जो इस तरीके की वकालत की प्रैक्टिस करते हैं उनके पास पूछने जाना पड़ता है। कई बार हमें काफी असुविधा और असमंजस का भी सामना करना पड़ता है। उन स्थितियों से सर मैं भी गुजरा हूँ। और हालांकि मैं भी हमेशा एक, जिसको कहना चाहिए, हमेशा एक कानून का स्टूडेंट ही हूँ आज भी मैं, लेकिन ये परिस्थितियों का सामना मैंने भी मेरी वकालत के शुरुआती दौर में काफी किया है कि छोटी छोटी बातें पूछने के लिए मुझे सीनियर्स के पास जाना पड़ता था या मेरे साथी एडवोकेट्स से पूछना पड़ता था। पूछना तो अभी भी पड़ता है सर, लेकिन वो संख्या कुछ कम हो गई है अब, क्योंकि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा आप सेल्फ डिपेंड होते जाएंगे। तो ये हमारे जो नए अधिवक्ता हैं खास तौर से उनके लिए ये वीडियो बड़ा लाभकारी है। और मेरे चैनल पर अपलोडेड सभी वीडियो, जितने भी एडवोकेट्स हैं खास तौर से जिन्होंने अभी नई वकालत की शुरुआत की है, उनके लिए बड़े लाभकारी हैं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे कानूनी मुद्दों को तैयार करके आपके सामने पेश किया जाता है जो यदि पक्षकार आपके पास में इस प्रकार का कोई समस्या लेकर आता है तो आप उसका तुरंत समाधान कर दें। क्योंकि यदि त्वरित समाधान होगा तो आपके कार्य में भी बढ़ोतरी होगी और आपके व्यवहार में भी कुशलता पैदा होगी। क्योंकि यदि हमें किसी चीज का नॉलेज होता है तो हम व्यवहारिक तौर से सामने वाले को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। और यदि हमें नॉलेज नहीं होता है तो वो भी समझ जाता है, हमारा पक्षकार भी, कि वकील साहब को जानकारी नहीं है, और हम भी अनमना सा व्यवहार करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम अभी जानकारी को कहाँ से प्राप्त करें। हम बुक उठाते हैं, बुक खंगालते हैं, हम एडवोकेट्स के पास जाते हैं दूसरे, कई बार हमें वो जानकारी मिल भी नहीं पाती है और पक्षकार हमारे पास से भी चला जाता है और वो कोई दूसरे वकील साहब के पास जाता है और दूसरा वकील साहब उस केस को लेके और आगे कार्रवाई को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसीजर का ज्ञान नहीं होने के कारण भी हमारे क्लाइंट्स हमसे खो जाते हैं। कानून का ज्ञान नहीं होने के कारण भी हमारे पक्षकार हमारे पास से चले जाते हैं, खासतौर से नए एडवोकेट्स के लिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सर कि सभी आप लोगों को कानून की पूरी पूरी जानकारी हासिल हो सके और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर पूरे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। जैसे मैंने अभी काउंटर क्लेम का टॉपिक पकड़ा, इससे पहले मैंने वसीयत का पकड़ा था टॉपिक, और इससे पहले मैंने नोटरी पे काफी वीडियोस बनाए, और अभी वर्तमान में मैं काउंटर क्लेम पर वीडियो बना रहा हूं। तकरीबन 10-12 वीडियो सर मैं मेरे चैनल पर काउंटर क्लेम से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जिसमें कौन कौन पक्षकार हो सकते हैं, समय अवधि क्या होगी, और उसके अलावा जो है कि उसमें समन की तामील और वादोत्तर पेश करने की लिमिट और आगे आदि बहुत सी जानकारियां दी हैं, जो सभी मैंने इस ई बुक के अंदर भी अपलोड करके रखी हैं। तो इस प्रकार से आइए, मैं ई बुक के बारे में तो सर मैंने आपको जानकारी दे दी है, और मैं आपको आदेश 7 नियम 14 के बारे में भी बता देता हूँ शॉर्ट में, जो कि वादी के द्वारा जैसे दस्तावेज की सूची अनुसार वाद पत्र के साथ ही पेश किया जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, दो प्रत में जो है कि दावा पेश किया जाता है वादी के द्वारा, उसी प्रकार से प्रतिवादी के द्वारा भी आदेश 8 नियम 1 का के तहत दस्तावेज सूची अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ये भी एक स्वतंत्र दावा ही होता है, और ये भी एक वादी जिस प्रकार से किसी प्रॉपर्टी पे उसका हक दिखाता है, तो प्रतिवादी को भी अधिकार है कि वो चुप ना बैठा रहे, वो भी उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ में आपको और समझा के अपने वीडियो को फिर समाप्त करता हूं कि यदि वादी ने किसी प्रॉपर्टी के लिए स्वत्व घोषणा का दावा पेश किया, स्वत्व घोषणा मतलब होता है सर टाइटल का दावा, जिसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 में परिभाषित किया गया है
कि यदि किसी व्यक्ति का कोई लीगल राइट्स है तो अदालत से उसकी घोषणा करा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और उस पर लेके डिस्प्यूट पैदा हो गया तो न्यायालय से वो दावा पेश करके ये निवेदन कर सकता है कि इसका मैं विधि अनुसार मालिक हूं तो मालिक घोषित किया जाए। डिस्प्यूट होने पे, डिस्प्यूट नहीं होगा तो कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, डिस्प्यूट होने पे हर व्यक्ति कोर्ट में जाएगा। तो जब वादी ने दावा किया कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है तो वादी की जिम्मेदारी है कि उसके दावे को साबित करे। लेकिन यदि प्रतिवादी के पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वो वादी के दावे को नकारते हुए, डिनाई करते हुए जज साहब से निवेदन कर सकता है न्यायालय से कि वादी ने ये झूठा दावा पेश किया है और वही वादग्रस्त संपत्ति का मालिक है। तो ये एक जबरदस्त सहायता, एक जबरदस्त अधिकार प्रतिवादी के पास मौजूद है और इसको काउंटर क्लेम को वादोत्तर के साथ ही पेश किया जाता है, जो नियमानुसार है, या लिखित कथन के बाद भी पेश किया जा सकता है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला मैंने आपको बताया सर 2018 का। तो इस प्रकार से सर उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और ई बुक मैंने जो अमेजोन पे अपलोड किए हैं, तो इस ई बुक के अलावा भी तकरीबन 50 ई बुक मैं अमेजोन पे अपलोड कर चुका हूं और उनकी लिंक मैंने मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दी है। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, कोई एक तरीका नहीं सर, कुल 50 तरीके। ये मैंने एक वीडियो बनाया है वसीयत पे। जब मैंने वीडियो बनाना चालू किए थे तो उसपे भी सर मैंने तकरीबन 15-20 के करीब वीडियो बना दिए उसके छोटे छोटे टॉपिकों पे, जिसको अक्सर हम सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जो है कि उसके उत्तरों पे पहुंच ही नहीं पाते, उनके आंसरों पे। उनको भी मैंने ढूंढ के और 50 तकरीबन 20 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। तो वसीयत पे आपत्ति के कुल 50 तरीके के जो वीडियो है उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा बनाई गई है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि सर आपने जो ये वसीयत पर आपत्ति के 50 तरीके बनाए इस पे रिटर्न में भी हमें दें। मैंने काफी दिन सोचा, फिर उसके बाद ये रास्ता निकाला अमेजोन के जरिए आप तक उसको मैं पहुंचाने का। तकरीबन मैंने उसमें 120 पन्ने की ई बुक तैयार की है, वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके। कि वसीयत पे आपत्ति कितने प्रकार से की जा सकती है, 50 प्रकार से की जा सकती है। ये वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक, जिस व्यक्ति की वसीयत को झूठे आधारों पर चैलेंज, मतलब झूठे आधारों पे निरस्त करने के लिए अगर दावा लगा दिया गया है, या वसीयत को निरस्त करने के लिए दावा लगा दिया गया है, तब हम क्या करें, या हमारे पास अगर वसीयत है तो हम उसको वैलिड कैसे घोषित कराएं। ये दोनों आंसर आपको मेरी इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि यदि वो 50 कमियों को हम हमारी वसीयत में नहीं रखेंगे तो हमारी वसीयत निश्चितता इतनी महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से वैलिड बनेगी कि आपको उसको भविष्य में कोई निरस्त भी करवाना चाहे तो करवा नहीं पाएगा। क्योंकि वसीयत को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसमें कानूनी प्रावधानों का पालन करना, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 में बताए गए। बालिग और स्वस्थ चित्त होना चाहिए, गवाहों का उपस्थिति होना आवश्यक है। बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर ये फैसला है 2021 का। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नोटरीकृत वसीयत को मान्यता देते हुए जजमेंट दिया था। इसको भी मैंने मेरी ई बुक में उल्लेखित किया है और इसी प्रकार से मैंने अन्य जजमेंट भी इसमें उल्लेखित किए हैं। तो चूंकि आज का हमारा टॉपिक सर काउंटर क्लेम से रिलेटेड है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं दूसरे विषय पे, लेकिन मैंने उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।